अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आईएसएसबी थी 17 से लेकर 21 फरवरी तक मलीर में। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी मेहनत और अपने वालिदैन की दुआओं से रिकमेंड हुआ हूँ और अब मैं ज़रा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सर मेरी कराची की आईएसएसबी थी तो मैं 2 दिन पहले ही निकल गया था कराची के लिए, ताकि मैं ज़रा वहाँ पे अच्छी तरह अपनी नींद वगैरह पूरी कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं तो मैं उनके घर ही ठहरा था। मैं सर सही तरह फ्रेश होकर गया था। मैंने कराची की सैर भी की 2 दिन पहले, ताकि कोई परेशानी वगैरह हो तो वो पहले ही निकल जाए, मैं बिल्कुल रिफ़्रेश होकर आईएसएसबी सेंटर में एंटर हो जाऊँ। सर 17 तारीख वाले दिन सुबह 9:30 बजे मैं मलीर पहुँच गया था और मेरी एंट्री वहाँ पर हो गई। मेरा उन्होंने सामान वगैरह चेक किया, लगेज वगैरह चेक किया। उसके बाद उन्होंने मुझे रूम नंबर वगैरह अलॉट कर दिया और मैं रूम में जाके एंटर हुआ। मैंने अपना सामान वगैरह रखा वहाँ पर। उसके बाद सर वो हमें हॉल में ले गए फॉर्म फिलिंग के लिए, बायोडाटा फॉर्म फिलिंग के लिए। सर वो 4 फॉर्म थे बायोडाटा फॉर्म फिलिंग के लिए। वो तकरीबन सारे फॉर्म एक जैसे ही थे और उसमें हमारे आईएसएसबी की बेसिक्स के बारे में वो पूछ रहे थे, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, फेवरेट पर्सनालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी दौरान हमें उन्होंने लंच की ब्रेक दी थी सर। उसके बाद सर फॉर्म फिलिंग जारी रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें एक लॉगिन पासवर्ड दिया कंप्यूटर का, कि आपका कोई अगर मिस्टेक वगैरह हो गई है इनिशियल के फॉर्म फिलिंग में, जो हमने स्टार्ट में फॉर्म फिलिंग की थी इनिशियल की रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर उसमें कोई एरर वगैरह है या कोई आप नई चीज़ बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, क्योंकि वो आईएसएसबी में आगे 4 दिन आपकी वही चलनी है। तो सर इतना तो मेरा कोई मसला नहीं था, मैंने सेम टू सेम ही थी मेरी, कोई चेंज वगैरह मैंने नहीं किया। लेकिन अगर किसी को कोई मसला हो तो वो वहाँ पर चेंज कर सकता है। उसके अलावा सर एक ऐसे लिखवाते हैं वो, मेरा ऐसे आया था सर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम पर। तो सर मैंने बीच में ज़रा इस्लामिक रेफरेंस भी दिए थे, दूसरे सोशलिज़म के रेफरेंस भी दिए थे, ताकि ज़रा स्ट्रॉन्ग ऐसे बने मेरा। उसके बाद सर फॉर्म फिलिंग की वाला डे हमारा तकरीबन 9 बजे तक ख़त्म हो गया था रात को। उसके बाद उसके दरमियान ही हमें डिनर की ब्रेक हुई थी 7-8 बजे, और 9 बजे हम फ़ारग हो गए थे। उसके बाद हम रूम्स वगैरह में एंटर हो गए। जो लड़के मुझे मिले वहाँ पर उनके साथ मैंने सलाम दुआ की, क्योंकि मैंने पहले आहद भाई जो थे उनका मैंने सुन रखा था कि सोशलाइजिंग वगैरह करो ताकि आगे जब लड़के तुम्हारे काम आए। मैं ज़रा उनसे सलाम दुआ रखी, इसलिए लड़कों से ज़्यादा फ्री नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आपकी वो बात याद थी कि आपके वो लंगोटिया यार नहीं बस कुछ टाइम के लिए आपको मिले हैं, तो ज़्यादा फ्री वगैरह नहीं होना। इसलिए मैं उनसे उतना ही फ्री हुआ जितनी मुझे फ्री होने की ज़रूरत थी, ताकि ज़रा दोस्ती वगैरह बढ़ जाए और आगे जब पीजीटी वगैरह आए या कमांड टास्क वगैरह आए तो वो मेरी बात सुने और ज़्यादा कोई मसला ना हो। उसके बाद सर अगला दिन था साइक डे। तो 5 बजे स्टाफ आपको उठाने आता है, लेकिन सर मैं 4 बजे उठ के बैठ गया था और मैं नहा धो के तैयार हो गया था। और जब स्टाफ बुलाने आया तो मैं तकरीबन तैयार था और मैंने अपने साथ वाले लड़कों को भी साथ उठा दिया था, ताकि मेरा ज़रा लड़कों के सामने प्लस पॉइंट बन जाए, ताकि वो भी तैयार वगैरह हो जाएं और उनके साथ कोई मसला वगैरह ना हो। उसके बाद सर 6 बजे हमें वो हॉल में ले गए हैं मेस में, और वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ है। और उसके बाद हम चले गए हैं हॉल में, वहाँ पे साइक के टेस्ट के लिए। साइक का जो सर टेस्ट होता है वो भी कोई इतना आसान नहीं होता, वो भी बंदे को बहुत थका देता होता है। तो ज़रा अपने असाब पे और काबू रख के और उनको मजबूत रख के आगे जाएं, ताकि कोई मसला ना हो। पहले ही आपने अपनी राइटिंग वगैरह की स्पीड वगैरह की तैयारी की, क्योंकि सर उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही होती। उस टाइम जो हो रहा होता है वो फिर खुद ब खुद ही हो रहा होता है। आईएसएसबी असाब का गेम है, आपको अपने असाब पर काबू रखना है। और जिस लड़के ने तैयारी नहीं की होगी तो उसका तो फिर अल्लाह ही वारिस है, क्योंकि उसका जो होना है फिर खुद ही होना है। तो सर उसके बाद जब हम साइक टेस्ट के लिए बैठे तो सर वैट वगैरह का टेस्ट हुआ, उसकी मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। मैंने पहले ही अपने जुमले बना लिए हुए थे और मैंने उन जुमलों को इतनी दफ़ा पढ़ा कि जब वो वर्ड आता था ना तो वही जो जुमला मैंने पहले बनाया होता था वही मेरे माइंड में क्लिक करता था और वो मैं लिख देता था वहाँ पर। इसी तरह मेरे सर तकरीबन सारे कंप्लीट हो गए थे, शायद मेरा कोई 1-2 वैट रह गया हो, और वो भी थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल था, उसकी मुझे समझ नहीं लगी इसलिए रह गया। उसके बाद सर जुमले, पहले जुमले जब मैं उर्दू के जुमले आए तो मैंने बनाए तो मेरे 2 जुमले रह गए। अब पता नहीं मुझे समझ नहीं लगी, थोड़ा सा सर मैं चौक कर गया था वहाँ पे, इसलिए शायद रह गई। प्रैक्टिस तो मैंने बहुत ज़्यादा की हुई थी, फिर भी सर थोड़ा सा मैं चौक कर गया। लेकिन आगे जब जो तीनों टेस्ट इंग्लिश के भी आए और एक उर्दू का जो टेस्ट रहता था, वो जब मैंने वो फिलिंग की तो मैंने पूरे पूरे जुमले बनाए। और वो सर तकरीबन आपने जो पीडीएफ सेंड की हुई है उसी में से ही आते हैं जुमले, उसके अलावा तो कोई नहीं आते। उसकी अगर सही तरह प्रैक्टिस कर लो तो वही सारा
अगर थोड़ा सा जुमला चेंज भी होता है लेकिन पैटर्न वही होता है, थीम वही चल रहा होता है। उसके बाद सर यही स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, पिक्चर स्टोरी। उसमें कुछ स्टोरीज़ थी कि एक लड़की बेड पर लेटी हुई है और उसके साथ उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके अलावा एक बच्चा बच्चा जो है बेड के नीचे छुपा हुआ है, और एक आदमी बेड के साथ ही खड़ा हुआ है, और दो लड़कियां पार्क में बैठी हुई हैं। और एक थी स्टोरी, क्या कहते हैं, एक लड़का है और वो साइकिल से नीचे गिरा हुआ और बस साथ खड़ी हुई है और लोगों का जमघटा लगा हुआ है। तो इसके मुताबिक मैंने स्टोरी बनाई थी। मैंने सर अपनी पहले ही जो मेरे ज़िंदगी के जो मेन इंसिडेंट थे ना, वो मैंने पहले ही 10-15 जो मेन इंसिडेंट थे वो मैंने लिख लिए हुए थे अपनी ज़िंदगी के, ताकि जब स्टोरीज़ आए ना तो मैं स्टोरीज में अपने इंसिडेंट डाल दूँ। तो इस तरह मुझे बड़ी मदद मिली थी इंसिडेंट्स में, ताकि वो मेरी पर्सनैलिटी उसमें शो हो रही थी जो मैं स्टोरीज़ बना रहा था, पॉइंटर स्टोरीज़ बना रहा था। पॉइंटर स्टोरीज़ मुझे सर 2-3 ही याद हैं, देयर रिलेशन टू का न्यू टर्न और उसके आगे शुरू होती है, और उसके अलावा कुछ 2-3 स्टोरीज़ मुझे अभी सही तरह याद नहीं है। इसी तरह ही सर आगे टेस्ट ओपीआई वगैरह आया। ओपीआई सर वही था जो आपने सेंड किया हुआ, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। उसमें भी आपने अपने हिसाब पे काबू रख के होश में रह के काम करना था, क्योंकि सर बार बार मैं बता रहा हूँ, जो होना है उधर खुद ही हो रहा होता है। जिस बंदे ने अपने हिसाब पे काबू रख लिया ना, अपने कंट्रोल के अंदर आके उसने काम किया, वो वहाँ पे कामयाब हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर इतना होता है, खुद ब खुद ही गलत काम हो जाता है। सिर्फ अपने हिसाब पर काबू रखना आपने। इसके अलावा सर एसआरटीज़ थी, वो भी तकरीबन जो आपने सेंड की हुई थी उनमें से ही आती हैं, ज़रा चेंज नहीं होती, वही होती हैं। और उसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जवाब देना होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा होता है और जो परफेक्ट जवाब होता है। और आपने ऐसा जवाब देना है जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा हो, ताकि अगर वो आपसे आगे जाके साइक या जो भी कोई है आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आप उसको जवाब देने के काबिल हो। ये ना हो आपने एम ही जवाब दे दिया और आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना कर रहा हो। आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके जवाब के अंदर नज़र आने चाहिए। जो चीज़ आप शो कर रहे हो ना, वो आपने बन के भी दिखाना है, बस लिखने तक काम नहीं है, आपने ग्राउंड में परफॉर्मेंस भी देनी है उसकी। उसके अलावा सर मैं बात करूं मैट की, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो वो तो बिल्कुल सेम वही आता है जो आपने सेंड किया है। वो ज़रा बराबर भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल वही है जो आपने सेंड किया। अगर बच्चे से इतना तैयारी कर लें तो वो तो उनका 100% क्लियर हो जाएगा। सर आखिर में मैं साइक टेस्ट का यही कहूँगा कि अपने सारा सामान तैयार करके रखो और अपनी असाब पे काबू रखो, क्योंकि वो लंबा दिन होता है और बहुत थका देने वाला दिन होता है साइक टेस्ट भी जो उनसा। तो अपने असाब पर काबू रखो और प्रैक्टिस अच्छी तरह की हो। आप आपकी बॉडी आपको कंट्रोल ना कर रही हो, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। जो करना है आपने अपने दिमाग से करना है, खुद ब खुद कुछ नहीं होने देना आपने। हर टाइम आपने होश में रहना, अपने होश नहीं खोने आपने। इसके बाद सर शाम को 6 बजे तक साइक टेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वही सेम डिनर वगैरह होता है, आप रिफ़्रेश वगैरह होते हो और अपने रूम्स वगैरह में चले जाते हो सर। और ये साइक टेस्ट वाले दिन ही आपका जो अगले दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको आपका बैच नंबर मिल जाता है, मतलब आपका जो ग्रुप नंबर है, आपके ग्रुप वगैरह अलॉट हो जाते हैं, ग्रुप वगैरह कंफर्म हो जाते हैं कि आपके यही ग्रुप हैं। तो आपको चाहिए कि आप उन लड़कों के साथ बना के रखो। सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट के दौरान ही आपने अपना बिहेवियर शो नहीं करना। आईएसएसबी पहले घंटे से लेकर आखिरी घंटे तक आपका टेस्ट है। अगर आप किसी टेस्ट के अंदर भी हो या आप टेस्ट से बाहर हो, आप रात को सो भी रहे हो ना, तो उस टाइम भी आपका टेस्ट ही चल रहा है। आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं होने देना। आपने लड़कों के साथ ऐसे रहना है कि आपसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। बिल्कुल आपने उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखना है, वेल मैनर्ड डिसेंट बंदा आपने बन के रहना, ताकि वो बंदे आपकी बात सुने। क्योंकि अगर आप उनके साथ तमीज़ से पेश नहीं आएंगे तो फिर आगे आपका जो पीजीटी है और कमांड टास्क है, फिर आपने उनके मत्थे लगना ही है। तो आप पहले ही ना उनके साथ अपनी बना के रखो, ताकि जब आगे जीटीओ का डे आए तो वो आपकी बात सुने। क्योंकि आप उनसे साथ बदतमीज़ी करोगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, और फिर वो नोट करेगा जीटीओ का ये बंदा तो सोशलाइजिंग ही नहीं कर सकता और ना बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसलिए लड़कों के साथ बना के रखो कमरों में भी। इसी तरह ही सर लड़कों के साथ घुल मिल के बात करते रहें, उनको लतीफ़े वगैरह सुनाएं, मतलब चिल किया, ताकि कोई परेशानी वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। उसी तरह ही अगले दिन सुबह सर जल्दी उठ गए हैं, 4 बजे लड़कों को भी उठाया, तैयार हुए हैं, ख़ुद भी तैयार हुए हैं। और जब स्टाफ उठाने दोबारा आया तो हम उठे हुए थे। तो हमें पता लगा है कि आज आपका साइट का इंटरव्यू है, तो इसीलिए हम सूटेड वगैरह हो गए। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने हमें बैठा दिया, तो हमारा साइक का इंटरव्यू था। तो सर मेरा कोई दूसरा तीसरा नंबर था साइक इंटरव्यू के लिए, दूसरा नंबर था सर। तो सर जब मैं अंदर गया हूँ तो एक लड़का बैठा हुआ था, जवान सा लड़का था।
तो उसने मुझसे मेरा नाम वगैरह पूछा है और पूछा है कि आप क्या करते हो। तो मैंने कहा सर जी आजकल तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने एमडी कैट के बाद अभी मैंने आर्मी में अप्लाई कर दिया था। उसने एमडी कैट के बारे में सवाल किए कि तुम नकम्मे हो, ऐसे हो, एमडी कैट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारे ना एफएससी में इतने बुरे नंबर हैं और मैट्रिक में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर हैं, पता नहीं तुम क्या करते रहे, तुम ख़राब हो गए, ऐसे ऐसे। मतलब वो मुझे दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सर मैं उसको आराम से बिल्कुल मुतमईन होकर जवाब दे रहा था, ताकि उसको कहीं से ये ना हो शो हो कि बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं है। मैं हर तरीके से साबित कर रहा था कि मैं इमोशनली स्टेबल हूँ। तो उसने फिर मेरे पेरेंट्स के बारे में वो सवाल पूछ रहा था कि आपके अब्बू तो एक मामूली सी जॉब करते हैं, तो आपकी इतनी प्रॉपर्टी कैसे, ऐसे मतलब कोई दो नंबरी वगैरह करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। तो सर उसने मतलब बहुत खींचने की कोशिश की कि बंदा कोई टेम्पर वगैरह शो करे या फिर डिप्रेशन वगैरह शो करे, तो मैंने उसको कहीं से भी शो नहीं होने दिया सर। और मेरे से वो उसने कुछ जुमले मेरे ऐसे थे जो बहुत ही हाई क्लास के थे, उसके ऊपर वो मेरे से पूछ रहा था। लेकिन मैं सर श्योर था कि इंशाल्लाह मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, इतना मर्ज़ी फंसा ले मैं नहीं फंसूंगा इसकी बातों में। तो इसी तरह ही सर उसने मुझे कहा था कि आखिर में उसने कहा बेस्ट ऑफ लक, आई एश्योर डैट यू आई विल सी यू इन पीएमए। सर मैं वहाँ से खुश हो गया कि ये एश्योर कर रहा है तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये हर किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो ये शायद मुझे भी फंसा ही रहा हो। उसके बाद सर जब हम साइक का टेस्ट इंटरव्यू देकर फ़ारग हुए हैं, तो उसके बाद ही मैं पता लगा कि आपका डिप्टी का इंटरव्यू भी आज ही हो जाएगा। तो सर हम तो थोड़ा सा परेशान हुए कि ये सारा कुछ एक ही दम करी जा रहे हैं, पता नहीं अब क्या बनेगा। लेकिन फिर आपकी बात याद आई कि इमोशनली स्टेबल रहना और जो मर्ज़ी हो जाए बूथा नहीं बनाना। सर ख़ुद पे कंट्रोल किया और अपने जो साथ वाले लड़के थे उनको भी बताया कि इतना मसला नहीं है, ऐसे होता रहता है। उसके बाद सर कोई घंटा डेढ़ घंटा इंतज़ार के बाद हमें वो डिप्टी के इंटरव्यू शुरू हो गया। तो मेरा उसमें भी कोई दूसरा नंबर ही था सर मेरा इंटरव्यू के लिए। जब मैं अंदर एंटर हुआ हूँ तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उसकी पर्सनैलिटी देख के। डिप्टी की बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। मैं जब बैठा हूँ तो उसने मेरे से नाम पूछा, मैंने कहा जी सर जलाल। उसके बाद उसने मेरे से एकेडमिक क्वेश्चन वगैरह शुरू कर दिया, मतलब मेरी एकेडमिक हिस्ट्री के बारे में। मेरा पीछे से ज़रा ताल्लुक़ अजीब से ही था, किसी बड़े कॉलेज के साथ था। तो उसके बारे में सवाल पूछ रहा था कि तुम अगर इतने बड़े कॉलेज के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ क्या था, तुमने फिर उसमें स्टडी क्यों नहीं की। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे वालिद वहाँ पर मुलाजिम थे, तो इसी वजह से मेरा वहाँ पे जो अलॉटेड स्कूल था उनके साथ मैं वहाँ पे स्टडी करता रहा हूँ और कर सकता था। तो उसके बाद उसने कहा तो फिर तुमने बड़े कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन लिया। तो मैंने उसको बताया कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद उसने मुझसे दो तीन वगैरह सिचुएशन वगैरह डाली हैं। उसका मैंने बिल्कुल सर जो मुझे लगता था सही जवाब है उसका मैंने जवाब दिया वो। उसके बाद सर वो मैथमेटिक्स से सवाल पूछ रहा था, तो मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कोशिश की कि उसको जवाब दूं। लेकिन उसने कहा, मैंने जब जवाब दिया तो उसने कहा ये जवाब तो नहीं है। फिर मैंने उसको सॉरी सर कह दिया। उसने कहा ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर जब मैंने मैथमेटिक्स को जवाब नहीं दे सका, तो उसने भी फिर जो मेरे एकेडमिक जो मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था कि मेरे मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर थे और एफएससी में बुरे नंबर है, तो उसने भी मेरी फिर बेइज्जती करना शुरू कर दी कि तुम निकम्मे हो गए हो, पहले तुम इतने अच्छे थे, अपने वालिदैन को धोखा दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पे तुम कहते हो कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाना है और तुम ये हरकतें तुम्हारी वैसी नहीं है, तुम ना तुमसे पढ़ा जाता है और ना तुम्हें मैथमेटिक्स आता है, ना पिछले तुम्हारा आईएसएस भी सही हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। वो मतलब गुस्सा कर रहा था, गालियाँ भी निकाल रहा था कि तुम हरामी हो, ऐसे हो ऐसे हो, तुम्हें पढ़ा जाता नहीं है, जिसको पढ़ना आता नहीं है वो आर्मी में जाता है कि हमारी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, हमारी आर्मी का बेड़ा करने आ रहे हो। वो बहुत ज़्यादा मॉक और टॉन्ट कर रहा था कि किसी तरह स्लो डाउन हो जाए। लेकिन मैं उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सर उसको काउंटर कर रहा था, जवाब दे रहा था। मुझे पता था कि सर ये टेस्ट का ही हिस्सा है, जितना मर्ज़ी ये बोल ले, ये सारा कुछ टेस्ट का ही हिस्सा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी सर प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किया कि तुम्हारे वो एक छोटे से सरकारी मुलाजिम ही हैं, लेकिन उनकी इतनी प्रॉपर्टी है। तो मैंने उनको बताया कि वो पहले पार्ट टाइम जॉब करते थे, इस वजह से उन्होंने कमेटियाँ वगैरह डाल के ये प्रॉपर्टी बनाई है, वरना हमको इतने लैंड रोड वगैरह नहीं है, ना हमारे पीछे कोई ज़मीनें हैं। और उसने पूछा कि तो फिर तुमने अपने बाबा का लिखा क्यों नहीं है कि वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि सर आप वो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है उसने जॉब शुरू कर लिया, तो इसलिए वो अब नहीं कर रहे। तो फिर वो मेरे बड़े भाई की तरफ आ गया, तुम्हारा बड़ा भाई क्या जॉब कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसके बारे में उसने बहुत सारे सवाल पूछे, वो स्टडी क्यों नहीं कर रहा,
उसने फिर मेरे से एकेडमिक बैकग्राउंड पूछा उसका। मेरे उसके बाद छोटे सिबलिंग्स पे आ गया, छोटे सिबलिंग्स के बारे में पूछ रहा था, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड पूछ रहा था कि अगर वो आर्मी में अगर वो आना चाहते हैं क्या तुम उनको आने दोगे कि नहीं आने दोगे। तो मैंने कहा सर जी अगर उनकी ख्वाहिश है तो ज़रूर आने दूंगा, लेकिन अगर वो इस काबिल होंगे तो खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। वो सर मुझसे वही मशहूर ज़माना सवाल पूछा है, मनी, फेम, पावर और लव वाला। तो जैसे आपने कहा था कि मनी को सबसे ऊपर रखना है, उसके नीचे पावर, फिर लव, फिर मैंने फेम को रखा। तो कहता ठीक है ओके, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद सर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है डिप्टी का। हमें पता लगा है सर कि हमारा ग्रुप डिस्कशन जो वो भी आज होगी और मिलिट्री प्लानिंग भी आज होगी। तो इससे हम और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन फिर वही बात कि परेशान नहीं होना और बूथा नहीं बनाना। इसके बाद सर डिप्टी आया, उसने हमारी ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट की है। इंग्लिश में हमारा टॉपिक था कि ब्रेन ड्रेन, और उर्दू में था कि पाकिस्तान के तलीमी मिसाइल और इनका हल। सर उर्दू का टॉपिक तो बहुत ही आसान था, इसमें भी मैंने इनिशिएटिव लिया और जितना मेरा नॉलेज था, जितनी मैंने पीछे तैयारी की हुई थी, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा हुआ था, तो उसके मुताबिक मैंने सर जी जितने मैं पॉइंट्स आगे रख सकता था मैंने रख दिए। और इंग्लिश का ये था कि मेरी पहले नंबर पे तो बारी नहीं आई, तीसरे नंबर पे मेरी बारी आई थी और मैं जितना बेस्ट दे सकता था मैंने अपने नंबर पे दिया, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में। जितनी देर में वो लड़कों ने बयान किया तो मैंने अपने जो पॉइंट्स वगैरह थे ना, बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने अपने दिमाग में बिल्ड कर लिए और वही मैंने आगे रख दिया है। सर क्वेश्चनिंग वगैरह तो कोई नहीं हुई इस बारे में। इसी तरह ही सर ग्रुप डिस्कशन भी अल्लाह का शुक्र है गुजर गई थी। और फिर बारी आई मिलिट्री प्लानिंग की। तो मिलिट्री प्लानिंग आपने पहले ही बताया हुआ था कि कभी कंप्लीट नहीं होती, तो उन्होंने हमें टाइम दिया। और जीटीओ जो है ना सर, बड़ी अजीब सी वो ब्रीफिंग देता है। मतलब जिस तरह अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रही होती, उस तरह जीटीओ की इंग्लिश होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, बस वो या करके ना ख़त्म कर देता है। और मतलब आपने अपने हर चीज़ खोल के हमातन गोश हो के आपने अपनी पूरी बॉडी को कान बनाना है और उसकी बात को सुनना है। तो सर जितना हम सुन सकते थे उसने हमने उसको सुना, और जितना उसने टाइम दिया था हमने कोशिश की कि कंप्लीट कर लें, लेकिन किसी लड़के की कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद जब सब लड़कों ने अपना प्रेजेंट किया ऊपर, मैंने भी जो 4 पॉइंट लिखे थे अपने, क्योंकि ना मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं था तो मैं जितना कर सकता था मैंने किया। तो 4 पॉइंट मैंने लिखे थे, वही जाके मैंने बयान कर दिए वहाँ पे। और उसके बाद उसने कहा कि आपके ग्रुप की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया और एक चेस्ट नंबर 7 था, उसने भी हाथ खड़ा किया। तो लड़कों ने मुझे ही वोट दिया कि यही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैंने लड़कों के साथ बना के रखी हुई थी अच्छी खासी सोशलाइजिंग वगैरह मैंने की हुई थी, तो ज़रा लड़कों के ऊपर दाग बैठी हुई थी और वो अपने यार बेली भी बन गए हुए थे। तो उन्होंने, बाकियों का इतना कंप्लीट भी नहीं था, ग्रुप नंबर 7 से तो बेहतर ही था मेरा, चेस्ट नंबर 7 से। तो इसीलिए मैंने रिप्रेजेंट किया। और बेइज्जती तो हर किसी की करता, जीटीओ तो हमारे भी पूरे ग्रुप की हुई कि तो कंप्लीट होता नहीं और मुंह उठा के तुम लोग आ जाते हो। बहुत बेइज्जती कर रहा था, हमें कह रहा था कि किसी तरह ये डाउन हो जाए, लेकिन हम डाउन नहीं हुए। हर तरह हमने कोशिश की कि हम उसको अपना परफेक्ट दें और 100% शो कराएं। इस तरह सर हमारा ये दिन ख़त्म हो गया और बहुत ही थका देने वाला दिन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मेहनत की हुई थी तो बेहतर दिन गुजर गया। और डिनर वगैरह किया, वही रात को हम हॉल में चले गए, वहाँ पे हमने चेस वगैरह खेली, टीवी वगैरह थोड़ा सा देखा और फिर रात को टाइम पे आके हम सो गए 10 बजे। सर अगला दिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सर हमारा लेक्चरेट भी इसी दिन ही था, ऑब्स्टेकल्स भी होने थे, पीजीटी, कमांड टास्क और हाफ ग्रुप रेस भी इसी दिन ही थी। सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा कि आप सूटेड होके आ जाएं और लेक्चरेट आपका होगा। तो लेक्चरेट में सर मेरा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड इंसर्जेंसीज। तो सर ये मैंने टॉपिक पहले सुन रखा हुआ था और उसने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया सोचने का। तो मैं सोच के जो मैंने टॉपिक वगैरह पढ़े हुए थे, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, मैं डॉन पढ़ता रहता था, उसकी वजह से बहुत सारा नॉलेज मेरा इकट्ठा हो गया हुआ था। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया टेररिज्म और इंसर्जेंसीज पे। टॉपिक सर जी थोड़ा सा मुश्किल था, तो लड़कों ने भी इतने सवाल नहीं पूछे और वैसे भी लड़के आपस में बनी हुई थी तो वो ज़्यादा तंग नहीं कर रहे थे। उसके जीटीओ ने कुछ सवाल पूछे इसके ऊपर, तो मैंने उसको जवाब दे दिए थे उसके ऊपर। इस तरह से जैसे ही हमारा लेक्चरेट ख़त्म हुआ है तो उन्होंने कहा जल्दी से आप आ जाएं अपनी पीटी सूट में। पीटी सूट हमने सर जी पहना है। उसके बाद हम ऑब्स्टेकल्स एरिया में पहुंच गए हैं। उसने हमें राउंड लगवाया है कि आप अपने ऑब्स्टेकल्स वगैरह सही तरह से देख लें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो अगर आपको कोई नज़र वगैरह नहीं आता।
उसने सर कहा था कि आगे वाले बंदे का जो एंडिंग विसल होगी ना, वो आपकी स्टार्टिंग विसल होगी, जैसे आपने बताया था। तो सर ऐसे ही उसकी जिस तरह एंडिंग विसल हुई तो मेरी स्टार्टिंग विसल शुरू होगी। मैं जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ मैं भागा हूँ। सबसे पहले सर मेरे आगे आया ही है हैंगिंग ब्रिज। मैंने वो क्रॉस किए हैंगिंग ब्रिज। वो बड़ा खौफनाक सा था और हिल रहा था थोड़ा सा, लेकिन मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके वो भी क्रॉस कर लिया। उसके बाद सर बॉक्सिंग रिंग वगैरह बाकी चीज़ें तो बहुत आसान थी, लेकिन मैं 8 ही ऑब्स्टेकल्स हो सके थे, क्योंकि ना वो जो था क्लाइंबिंग रोप वो मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे भी करता रहा था लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो वो मैं एंड तक पहुँच गया था, लेकिन फिर उसने विसल कर दी थी। लेकिन मैं सर आखिरी टाइम तक ट्राई करता रहा था। एक दो फाउल भी मेरे हुए थे उस क्या कहते हैं हैंगिंग ब्रिज की दफ़ा मेरा फाउल हो गया था। एक दफ़ा मैं गिर गया था उसके ऊपर से, लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने कर लिया था। इस तरह सर अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्स्टेकल्स हो गए थे, अल्लाह तवक्कल करके जितने भी हुए थे। उसके बाद सर उसने हमें बुलाया है पीजीटी के लिए। तो सर पहले ही मैंने लड़कों के साथ बनाई हुई थी कि मिल के काम करेंगे और इंशाल्लाह सारे रिकमेंड हो गए। तो उनके साथ मैंने अच्छी खासी बातचीत रखी हुई थी। तो जब पीजीटी शुरू हुआ ना, तो वो लड़के मेरी सारी बात सुन रहे थे। पहला जो था स्टैंडर्ड वो तो हमने क्लियर कर लिया था, लेकिन जो दूसरा था ना वो हमसे क्लियर नहीं हो रहा था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं क्लियर हुआ, लेकिन हम हार नहीं मान रहे थे। जितना ज़ोर हम लगा सकते थे, जितना शोर हम कर सकते थे हमने किया। और आपस में लड़कों बड़े अच्छे तरीके से वो बात कर रहे थे, मतलब इतना तंग नहीं कर रहे थे, मिलजुल के काम कर रहे थे। लड़के मुझसे भी काम कराए थे, मैं भी लड़कों से काम करा था, मतलब पूरी तरह कोऑपरेटिव लड़के थे, इतना तंग करने वाले नहीं थे। लेकिन जब हम दूसरे स्टैंडर्ड पे पहुँचे हैं तो उसने विसल कर दी कि आपका टाइम ख़त्म हो गया है। तो सर हम मेरा अंदाज़ा तो हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया ग्रुप टास्क, क्योंकि कंप्लीट होने की बात नहीं होती, आपने अपना 100% देना है। क्योंकि आईएसएसबी इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट गिविंग योर 100%। तो सर जितने भी टेस्ट थे मैंने हर किसी में अपना 100% दिया। और जो मेरे साथ लड़के थे मैं उनकी भी मदद कर रहा था। जो थोड़े कमज़ोर लड़के थे उनको मैं मतलब ग्रुप टास्क में आगे लेके आ रहा था, ताकि प्लस पॉइंट बने। तो क्योंकि मेरे मेरिट्स भी ऐसे शो किए हुए थे, तो मैं मतलब बहुत ही पॉजिटिव उनको शो करा रहा था कि जैसे बंदा ने लिखा है बंदा वैसे है भी। इसके बाद सर हाफ ग्रुप रेस हुई, तो मैं दूसरे लड़कों को देख रहा था, वो तो अपने ग्रुप के साथ ही रेस लगा रहे थे, मतलब वो खुद आगे निकलना ही करते थे लेकिन ग्रुप पीछे रह जाता था। लेकिन मुझे अपने सीनियर्स की बात याद थी कि जब तक आपका आखिरी बंदा नहीं ना पहुंच जाएगा एंडिंग लाइन तक, तब तक आपकी हाफ ग्रुप रेस ख़त्म नहीं होगी। तो सर मैंने कोशिश की कि अपने लड़कों को बिल्कुल साथ लेके चलूँ, मैं उनके साथ ही चल रहा था। जितने ऑब्स्टेकल्स थे हाफ ग्रुप रेस में हमने सब ने इकट्ठे ही क्लियर किए थे वो। और मतलब हम लोगों ने बराबर वज़न जो भी था, डमी वगैरह टायर वगैरह सब मिल के हमने उठाए। 2 लड़के हम थे और दूसरा लड़का उसने उठाए हुए थे। तो सर मतलब उसमें भी हमने ना बिल्कुल कोऑपरेटिव हो के ना अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ताकि उसको शो ना हो कि बंदा सेल्फिश है, खुद आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो कमज़ोर लड़के थे उनकी भरपूर मदद कर रहे थे मैं, ताकि प्लस पॉइंट शो होना चाहिए। इस तरह सर हाफ ग्रुप रेस भी कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद सर कमांड टास्क रह गया था। तो कमांड टास्क में सर इतनी कोई मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल ब्रीफिंग थी। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक हो गया था, तकरीबन कंप्लीट होने वाला ही था। और मतलब अच्छा चला गया था वो। मैं मतलब लड़के बात सुन रहे थे, जो मैं इनको कहता था वो कर रहे थे। और जब दूसरे लड़कों के ग्रुप की बारी आई तो मतलब कमांड टास्क की बारी आई, तो मैं उनकी भी बात सुनता था। मतलब शो करवा रहे थे कि लड़का बात सुनने वाला है, सोशलाइज़र वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सर फुल शो करवाया है कि। और एक दफ़ा तो जीटीओ ने मेरे से पूछा कि एकेडमी से तैयारी की है, तो मैंने कहा सर जी नहीं तैयारी की। उसने कहा मुझे तो लग रहा जिस तरह तुम शो करा रहे हो ना, जिस तरह तुमने ये सारे पीछे टास्क किए हैं, मुझे लग रहा है कि तुम एकेडमी से हो। लेकिन सर मैंने उसको अपने एक्सप्रेशन से भी यही शो कराया और अपने लफ्ज़ों से भी कि मैं किसी तरह भी एकेडमी से नहीं आया। तो वो मुस्कुराने लग गया, तो मैंने भी आगे से हल्की सी स्माइल दी। लेकिन फिर इसी तरह सर मतलब ग्रुप टास्क ख़त्म हो गया। उसने इंटरव्यू जब था ना जीटीओ का ग्रुप कमांड टास्क से पहले, तब उसने पूछा, सॉरी ग्रुप टास्क नहीं कमांड टास्क। तो मैंने कहा कि नो सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा एकेडमी से तैयारी क्यों नहीं की फिर तुमने, तुम तो बड़े ब्राइट लड़के हो। तो मैंने कहा सर जी गलत काम हम नहीं करते, अगर आपने मना किया हुआ एकेडमी से तैयारी नहीं करनी तो फिर हम क्यों करें। उसने कहा चलो ठीक है। इस तरह सर ये भी बड़ा थका देने वाला दिन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से किया और ख़त्म हो गया।
और रात को हम बैठे, मतलब बड़ा हल्ला गुल्ला किया, हमने एंजॉय किया। जैसे आपने कहा था कि जब तुम लोगों ने आईएसएसबी में एंटर होना तो तुम लोगों को दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक अपनी हार और एक अपनी जीत। तुम लोगों ने दोनों को साइड पे कर देना और सिर्फ इंजॉय करना है। सर पूरा आईएसएसबी हमने इंजॉय किया और आखिरी रात तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय किया। और स्टाफ को थोड़ा सा हमने छेड़ा भी था, लेकिन बाद में हमने कहा कि कहीं यही ना मरवा दें, इतनी अच्छी आईएसएसबी दी है। मतलब फिर हल्के हो गए थे हम, उनको इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। अगले दिन सब सारे लड़के तैयार वगैरह हुए कि री इंटरव्यू वगैरह होगा, क्योंकि जिसका री इंटरव्यू होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते, तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि री इंटरव्यू होगा, लेकिन री इंटरव्यू नहीं हुआ सर मेरा। बड़ा परेशान हुआ कि तैयारी तो बड़ी अच्छी की है और शो भी बड़ा अच्छा करवाया है, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी दी है, लेकिन री इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो फिर परेशान तो हो जाता है बंदा, क्योंकि लेकिन फिर हम निकल आए बाहर और री इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद थी कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है हो तो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि री इंटरव्यू से मैटर नहीं करता, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आप ज़रूर रिकमेंड होगे। यही बिलीव था कि इंशाल्लाह जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इंशाल्लाह उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जब सर रिज़ल्ट आया तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुए हैं। और ये सब सर जी आपकी दुआओं और वालिदैन की दुआओं और अल्लाह के करम से हुआ है। जैसे ऊपर अल्लाह, नीचे अब्बा है और दूसरे नंबर पे सर आप हैं। आपने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने करम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुए हैं। अपने भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि वहाँ पे हर जगह पे यही लिखा हुआ है, बी योर सेल्फ। तो सिर्फ बी योर सेल्फ, किसी और कोई और चीज़ बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई और आपको मास्क वगैरह किसी और का पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो वही आपको वहाँ पे रहना, वहाँ पे आप दिखाओ। क्योंकि आप अगर वहाँ पे झूठ शो करोगे ना तो वो बार बार आपको तंग करेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे सच शो करोगे ना तो आपको वो चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती और आपको नेचुरली आपके बाहर आता रहेगा और शो होता रहेगा। और आईसीएस भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ तैयारी करोगे तो खुद वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा आपकी, क्योंकि इंसान जिसके लिए कोशिश करता है इंसान के लिए वही है। फिर दोबारा यही कहूँगा कि आईसीएस भी इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स जस्ट अबाउट गिविंग योर 100%। तो अपना 100% दो और इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल रखो, इंशाल्लाह कामयाबी आपका इंतज़ार